जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री और जो अभी केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, अभी पहुंचे यहाँ पर। जैसे कि सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कि जो मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो पहुंच गए हैं यहाँ पर पंजाबी धर्मशाला में। जैसा कि तस्वीरें आप, साथ में जो है बीजेपी के जो हिसार के प्रत्याशी है कमल गुप्ता, वो भी है। और देख सकते हैं सीधे तौर पर सीधी तस्वीरें आपके सामने है। सीधी तस्वीरें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं अभी। और क्या कहेंगे वो भी सुनेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मनोहर लाल जी को जय श्री राम, कमल गुप्ता जी को जय श्री राम। क्या कहेंगे वो तो सुनेंगे ही, लेकिन गुप्ता जी को जय श्री राम। जोरदार तालियां बजाकर हमारे महबूब नेता मनोहर लाल खट्टर जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। सीधी तस्वीरें जो है पंजाबी। हमारे हिसार के जिला के अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी ने हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और हिसार के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो कमल का फूल लेकर हम सबके बीच में आए हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, वो भी हमारे बीच में। जोरदार तालियों से एक बार हम सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सीधी तस्वीरें मैं अनुरोध करूंगा, तो देख सकते हैं कि जो खट्टर साहब का जो कार्यकाल रहा, आपने देखा और सुना। लेकिन फिलहाल भारत माता की, ताऊ खट्टर बोलते प्यार से लोग इन्हें ताऊ खट्टर भी कहा जाता है। लेकिन बहुत कम है और 10 बजे माइक बंद हो जाएगा और इसके बाद एक सभा और है। तो मैं समय की बाध्यता को देखते हुए सीधा आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, जो 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और आज केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, 2 विभाग हैं, शहरी विकास और विद्युत का। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो सीधी बात होगी। सीधी बात इसके बाद एक सभा और है, 10 बजे के बाद माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए माफी मांगते हुए, मैं अपनी बात को भी ना रखते हुए, मैं आदरणीय मनोहर लाल जी से प्रार्थना करता हूं कि वो दिए तो सही। और क्या कहेंगे वो सुनना जरूरी है अभी। उस तरफ से लाइट नहीं आएगी वो थोड़ा भाई जोर से बोलेंगे, भारत माता की। धर्मशाला के बाहर की आवाज नहीं गई भाई। भारत माता की। अब इस बार चंडीगढ़, भारत माता की। धन्यवाद मित्रों। ये हिसार की नगरी बहुत मेरी अपनी और प्यारी नगरी, राजगुरु मार्केट, पंजाबी धर्मशाला, ऐसे है ना? ठीक है, एड्रेस कभी वो समय था जब हमारे महाजन जी विधायक होते थे, उस समय भी ये धर्मशाला थी ना, उस समय उन्होंने ही बनवाई थी। मुझे जहाँ तक ध्यान है, उस समय मैं यहाँ संघ के प्रचारक के रूप में था। क्यों? हमारे क्या नाम, नागपाल जी के पीछे हनुमान जी हमारे राजस्थानी। कभी कभी मैं खर्चे की जरूरत पड़ती थी तो मैं हनुमान जी के पास जाया करता था, 500 रुपये दे दो। बात ठीक है ना? ठीक है मित्रों, इस नगर के साथ बहुत पुराना संबंध है। पारिजात चौक के ऊपर विवेकानंद भवन में वर्षों मैंने बिताए और उसके बाद यहीं से मुझे भारतीय जनता पार्टी का दायित्व दे करके आगे बढ़ाया गया।
1994 के अंदर। तो इस शहर का मेरा संबंध, और आज मैं एक अपने अलग दायित्व के हिसाब से यहाँ आया हूँ। विषय सीधा अपने को पता है कि विधानसभा का चुनाव आया है और इस चुनाव में आज मेरे 4 कार्यक्रम हैं, तीसरा ये है, चौथा और 10 बजे से पहले मुझे पूरा करना है। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को आज बहुत ज़्यादा बोलने के लिए नहीं कहा कि भी थोड़ा बोलो, जल्दी ख़त्म करेंगे। मंच पर आज हमारे साथ डॉक्टर साहब तो हैं ही हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, पहले भी यहाँ 2 बार विधायक, प्रदेश में मंत्री रहे, और साथ ही हरीश चौधरी जी हैं जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, प्रदेश के सोशल मीडिया के हमारे प्रभारी हैं, सुनील वर्मा जी का भी हमारा घर तक का बहुत संबंध है। सुनील जी याद है? आजकल दूसरा जवान का है चंडीगढ़, भाई चंडीगढ़ मेरे साथ रहा। मुकेश असीजा जी सब्जी मंडी मंडल अध्यक्ष, पंकज दीवान जी हमारे पार्षद, पीयूष मेहता जी, सुभाष धिंगड़ा जी, रामचंद्र गुप्ता जी, मित्रों मंच पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए जिनके नाम नहीं बोले वो सब जी, जिनके बोल दिए वो सब जी, पत्रकार छायाकार मित्रों, भाइयों बहनों, चुनाव का जो समय होता है उस समय एक टारगेट हमारा स्पष्ट होता है, सामने होता है, क्या कि हमको हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, जो एक रिकॉर्ड बनेगा। ये हमारी सबकी इच्छा है कि नहीं? ये लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट है। और दूसरा लक्ष्य ये भी साथ जुड़ा हुआ है कि जब हरियाणा में सरकार बननी है तो हरियाणा हिसार के प्रतिनिधि के बिना वो सरकार बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो हिसार का प्रतिनिधि बनाना जरूरी है। अब हिसार के प्रतिनिधि को बनाने के लिए आप सब लोग की टीम, दिन आज मात्र 8 दिन बाकी बचे हैं, 9 कह लें, आज 24 हो गई, 6 और 3 9, 10वां तो फिर व्यवस्था में, 11वां फिर चुनाव का दिन। तो ये 9 दिन का समय, ये हमने अपने समय का 1-1 घंटा ठीक से लगाना है। ये 216 घंटे हमको ठीक से उपयोग करने हैं। तो इस नाते से आखिर हम अपना वोट डालेंगे तो ठीक ही है, हमारे परिवार के लोग भी आखिर हमारे साथ मिलकर चलेंगे। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि परिवार के लोग बाहर जाएंगे, लेकिन वो सब मिलाएंगे। या जो आज चारों सभा में कर रहा हूं, तो चारों सभा के सब मिलाकर के 2000-2500 लोग होंगे, तो ये सब मिला के तो 10,000 हो जाएंगे। लेकिन 10,000 की बजाय हमारा टारगेट क्या है? हिसार का कुल वोट संख्या है 1 लाख कितना? 180। 10-20 हजार वोट ऐसे होते हैं, शायद कोई बाहर गया है, कोई नहीं डालने जाएगा, कुछ भी होगा, तो 160 भी अगर मानो वोट डलता है, भले ही कैंडिडेट अभी यहाँ 3-4 दिख रहे हैं, लेकिन आखिर आते हुए ये मान के चलो कि अगर आमना सामना मुकाबला 2 ही कैंडिडेट का रह जाए तो हमको जीतने के लिए आधे से ज्यादा चाहिए। 160 अगर डलता है तो हमारा टारगेट चाहिए 81,000 वोट का। अगर हम 81,000 या इससे ऊपर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से तीसरी बार डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि बन करके सरकार में अपनी हिस्सेदारी लाएंगे, निश्चित लाएंगे। ऐसा इन्होंने काम किया है, आगे भी उसी प्रकार से करेंगे। कोई कमी पहले इन्होंने रहने नहीं दी है। और मैं तो समझता हूं कि यहाँ के कामों के लिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था तो स्वाभाविक है मंत्री मुख्यमंत्री मिलते जुलते थे, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इतना जितना आग्रह रहता था, वो भी एक तो होता छोटा मोटे कामों का आग्रह, बड़े बड़े कामों का आग्रह इनका रहता था। एयरपोर्ट के लिए इतना प्रयत्न करके और यहाँ का एयरपोर्ट बनवा दिया। मिलते तो नहीं हरियाणा का ये पहला एयरपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा के लोग या तो दिल्ली एयरपोर्ट का सहारा लेते हैं या चंडीगढ़ एयरपोर्ट का लेते हैं। हिसार अपने आप में जो सिविल का एक एयरपोर्ट हो सकता है, डिफेंस के तो 2 हैं, एक सिरसा में है और एक अंबाला में है, लेकिन सिविल नाते से अगर पहला एयरपोर्ट बना है तो हिसार में बना है। इस एयरपोर्ट का उपयोग न केवल देश के लिए बल्कि विदेशों में जाने वाले लोगों के लिए भी होने वाला है। इसी प्रकार से हिसार को एक अच्छा शहर बनाने के लिए यहाँ
गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद और उसके बाद हिसार वैसा एक शहर बने, अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA, इसका गठन हमारे कमल गुप्ता जी ने ही कराया। वरना तो हम रुक गए थे, कहाँ गुड़गांव फरीदाबाद रुक गए थे। उसके बाद आगे के शहरों में हिसार का शहर है कि यहाँ एक डेवलपमेंट के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। हर फाइल यहाँ की चंडीगढ़ जाएगी और चंडीगढ़ से वापस आएगी तो किसी काम को करने के लिए 6 महीने साल लगेंगे। लेकिन अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ होगी तो मुख्यमंत्री को मीटिंग लेने के लिए यहीं आना पड़ेगा, सभी विभागों के अधिकारी यहीं आएंगे और यहीं बैठ करके उसकी प्लानिंग बनाएंगे, उसको तो हिसार अपने आप में एक बड़ा शहर, एक आधुनिक शहर ये बनने जा रहा है। और जब ये बनेगा तो यहाँ के साधारण व्यक्ति का भी स्तर ये ऊपर उठने ही वाला है। अब विषय ये आता है कि हमारी सबकी इच्छा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बने, लेकिन एक विषय ऐसा आया है जिसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अब हम सरकार के नाते चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में लगातार अपने काम में लगे रहे, काम करने से फुर्सत हमें थी नहीं। और हमारे कांग्रेस के मित्र खाली घर बैठे थे, इनको कुछ करना नहीं था और एक झूठ का एक स्वर गाना शुरू किया, टैगलाइन बनाई, सरकार कांग्रेस की आएगी, सरकार कांग्रेस की आएगी, सरकार कांग्रेस की आएगी। एक कहावत है कि अगर 100 बार कोई झूठ आदमी सुन ले तो दिमाग पर असर हो जाता है, शायद लगता है यही सत्य है। सिद्धांत का नाम दिया गोएबल्स प्रिंसिपल। आप अपने गूगल का गुरु है, उसमें अपनी डिक्शनरी देखना गोएबल्स प्रिंसिपल क्या है। तो उसका असर कहीं ना कहीं लोगों को पूछना शुरू किया, क्या कांग्रेस सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। और हमने दावे से कहना शुरू किया है कि तीसरी बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? बहुत तर्कपूर्ण तरीके से मैंने बताया सबको, आपको भी बता रहा हूं। पहली बात तो कांग्रेस के लोग अगर इतने आश्वस्त है उनकी सरकार बनेगी, 2 आदमी जब मुकाबला कर रहे हो और उसमें से एक आदमी पीछे मुड़ के देखे कि मेरा सारा सहायता तो मुझे सारा दो, इसका मतलब उसका जो सारा तो मुकाबले में करने का उसके में साहस है कि नहीं है? नहीं है। वो सब अपने आप में हारा हुआ मान करके और मैदान में कूद रहा है कि मैं तो हार जाऊंगा। और हारा मैदान, हारा मन समझो बाजी जिता नहीं सकता है, तो उनका मन हार चुका है। कहावत है मन के हारे हार है, मन के जीते तो हारे मन से समझौता करने के लिए दौड़ पड़े। ये अलग बात है, सामने किसी ने उनके साथ हाथ ही नहीं मिलाया सामने से, क्योंकि सब जानते हैं कि इनकी डूबती नैया में पैर रखूंगा तो मैं भी डूबूंगा, सब जानते हैं। उन पार्टियों ने जिन्होंने मना किया आपको पता है। दूसरा विषय अगर ये नहीं आश्वस्त सरकार बनेगी तो हमने के नेतृत्व में और हम अपनी सरकार बनाएंगे। इन्होंने क्यों नहीं घोषित किया भाई? कोई गड़बड़ है ना? क्या गड़बड़ हो सकती है? हाँ, तो वो गड़बड़ क्या है? कर दे, घोषणा क्यों नहीं कर रहे? करते ही क्या होगा? ये अलग अलग भाग जाएंगे, ये डूबेंगे, इनका वो हाल होगा, टुकड़े हुए कई हजार, कोई यहां गिरा। इनकी भगदड़ ऐसी ही है। इन्होंने अपने प्रत्याशियों का चयन 11 तारीख रात को किया 10 बजे, क्योंकि 12 तारीख को नामांकन होना है। ये अगर नामांकन नहीं होता तो शायद ये घोषणा ही नहीं करते, मजबूरी थी। और उसके बाद से बाकी तो अरे बाकियों को भरने का मौका कहां दिया आपने? और जिनको मौका नहीं दिया वो अंदर ही अंदर जो कुछ कर रहे हैं, बहुत खुले रूप से नहीं बताऊंगा, हमको पता है। हमको पता है कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नोमिनेशन होने के बाद लगातार बढ़ रहा है।
और दूसरा कारण 10 साल के कामों की तुलना लोग करते हैं, जो वो 10 साल कांग्रेस के थे, आज 10 साल भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा में रहे, जनता को एक अलग से दृश्य महसूस हो रहा है। उस समय भ्रष्टाचार, यानी आम छोटे छोटे बाजारों में लोग मंथलियां मांगते थे, हफ्ते मांगते थे। आपको ध्यान है ना, आज कोई हफ्ते वाला मंथली वाला आता है क्या बाजार में? कभी कोई आता हो तो बताओ। सबके मन में भय बैठ गया कि अगर कोई गड़बड़ करोगे तो कहीं ना कोई छापा लग जाएगा, पुलिस का, एसीबी का, किसी न किसी का, मारे जाओगे। बड़े बड़े मगरमच्छ तो मोदी ने पकड़ लिए, छोटे छोटे हम नहीं छोड़ते, छोटे छोटे हम भी नहीं छोड़ते। हमको जनता को राहत देनी है। जनता को राहत मिलती है अगर भयमुक्त शासन हो, भ्रष्टाचार रहित शासन हो, और बिल्कुल जिसको कहना चाहिए पारदर्शी शासन हो। आज पारदर्शिता इतनी है, किसी अध्यापक को ट्रांसफर कराने के लिए हमारे पास पर्ची लेके नहीं आना पड़ता। कोई आपके पास आता हो तो बताओ, आता कोई? राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई आपके पास आता है क्या कोई? और आज से 10 साल पहले लोग दौड़ते फिरते थे, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरा राशन कार्ड नहीं बना। 2013 में जब हमने 14 में सत्ता संभाली, प्रदेश में 27 लाख राशन कार्ड थे। और आज डाटा उठा कर देख लो, डिपार्टमेंट का डाटा है, हमको गलत बताएंगे ऐसा नहीं है। 52 लाख राशन कार्ड इस समय है, 52 लाख। कोई आपके पास आता नहीं होगा राशन कार्ड के लिए। इसलिए घर बैठे सबके काम। ओल्ड एज पेंशन घर बैठे मिलती है लोगों को। आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाना तो घर बैठे आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का लाभ, और नई योजना में तो 5 लाख ही नहीं, हरियाणा ने 5 को तो 10 कर दिया। और मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के सब आदमियों का 5-5 लाख रुपया अलग कर दिया। यानी घर में अगर 2 बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर के, तो 10 लाख परिवार का, 10 लाख उन दोनों का, 14 लाख की राहत एक परिवार के लिए हो जाती है। महिलाओं को घर के खर्चे के लिए, रसोई खर्चे के लिए तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, उनको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए जरूरत होती है। 2100 रुपये महीना हर महिला के खाते में, यह सरकार बनते ही अगले महीने से शुरू हो जाएगा। किया हमने महिलाओं के नाम है, पुरुषों को नहीं दिया है, क्योंकि हमें पता है पुरुषों को दे देंगे तो वो रसोई चलाने के बजाय कहीं और ही चला जाएगा। तो मित्रों, ये सब सुविधाएं, ये सब जीवन जीने की शैली को आसान करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों में किया। और ये हमको परेशान करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, हमको बताने के लिए तुम्हारे पोर्टल, अरे मैं कहता हूं, तुम कहते हो ना पोर्टल खत्म कर देंगे, आप कहते रहो लगातार। अगर ये जब तक कहते रहोगे मुझे अच्छा लगेगा, जनता आपको खत्म करेगी, पोर्टल नहीं खत्म होने देगी। इसी पोर्टल के माध्यम से सबकी पहचान बनी है, इसी में से घर बैठे सबको राहत मिली है। आज चंडीगढ़ जाकर के किसी को धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, अपना कागज सीएम विंडो में लगा देते हैं, वहां पहुंच जाता है और 8वें दिन उसका उत्तर कोई ना कोई आ जाता है। हमारा समय, साधन, पैसा सब बचता है। आज इस युग के अंदर शासन की व्यवस्थाएं अच्छी कैसे हो, ये हम करके दिखा रहे हैं, तो इसकी भी तुलना करते हैं। और एक अंतिम बात जो है वो ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनेगी, इसका तर्कपूर्ण विश्लेषण में करता हूं। हरियाणा बने हुए 58 साल हो गए, और इन 58 साल में 2 साल यदि छोड़ दें तो 56 साल ऐसे रहे हैं जब जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उसी पार्टी की हरियाणा में बनती है। 56 साल का इतिहास है। पिछले 20 साल का उठा के देख लो। 2004 में मोदी जी की सरकार के बाद सेंटर में किसकी सरकार बनी थी? 2004 में सेंटर में किसकी सरकार बनी थी? जरा जोर से बोलो। और स्टेट में किसकी बनी थी? 2009 में सेंटर में किसकी बनी थी और स्टेट में किसकी बनी थी? 2014 में सेंटर में किसकी बनी थी और स्टेट में किसकी बनी थी? 2019 में सेंटर में किसकी बनी थी, स्टेट में किसकी बनी थी, और अब 2024 में सेंटर की किसकी है? तो फिर स्टेट में। तो मैंने तो नहीं घड़ाई ये बात, जनता ने बताई है।
जनता ये मूड बना चुकी है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। अब अगला विषय वो है कि इस भारतीय जनता पार्टी की बनती सरकार हरियाणा में हिसार की हिस्सेदारी अगर करनी है तो एक बात से सावधान हो जाओ सब लोग। वो सावधानी ये है कि यहां एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट खड़े हैं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है? तो इससे सावधान हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी का एक ही कैंडिडेट है, कमल के निशान पर डॉक्टर कमल गुप्ता, ये भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है। और कोई किसी प्रकार का प्रचार करे तो भ्रामक प्रचार है और ये राजनीतिक अनैतिकता है। ये राजनीतिक नैतिक नहीं है। चुनाव कोई लड़े, चुनाव लड़ने का हमारे संविधान ने हमको आजादी दी है। वो पार्टी के नाते तो पार्टी के नाते लड़े और इंडिपेंडेंट लड़ना तो इंडिपेंडेंट लड़े। जनता जिसको चाहेगी चुनेगी, लेकिन किसी का कोई कैंडिडेट किसी और का लबादा पहन करके चुनाव लड़े तो ये शोभा देगा क्या? नहीं देगा। तो ये आपको जनता को जाके बताना है। जब आप जनता को बताओगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जीतने का रास्ता सुनिश्चित हो जाएगा डॉक्टर कमल गुप्ता का चुनाव। और कांग्रेस के खेलों को समझ जाओ। कांग्रेस के खेल, वैसे तो कांग्रेस रही नहीं, अब बापू बेटा ही है। बाकी पार्टी भी अंदर अंदर बिखर चुकी है। उनकी एक नेत्री है अनुसूचित जाति से, उसको कितना अपमानित किया है, यानी उसको जातिवाचक शब्द कह करके उसका अपमान किया है। कांग्रेस का अंदर का मामला, उनकी वो मुख्यमंत्री बने ना बने, बनाए ना बनाए, उनका विषय है। वो तो तब बनेगा जब विधायक आएंगे। वो होने वाला नहीं है। ना नौबड़ तेल होगा ना दाना देगी। ये कहानी है भाई जी, बोलो कहावत है, यही है ना। तो एक पुराने समय की कोई कहावत चली आ रही है भाई, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया, वो विषय भी ध्यान रखने लायक है कि हम जो आएंगे तो नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटेंगे। एक विधायक को इतनी देंगे, दूसरे विधायक को इतनी देंगे। विधायक भी कहना शुरू कर दिया, इतने वोट दोगे तो नौकरी, इतने वोट दोगे तो नौकरी। अरे जो चीज भारतीय जनता पार्टी की गांव गांव में, शहर शहर में जादू सिरचड़ बोल रही है, क्या बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी, सारा गांव पसंद होता है, चाहे 10 लोग लगे चाहे 20 लगे। लेकिन ये लोग कहते हैं हम तो, वो कहते हैं ना, बांटे रेवड़ियां बुड़ बुड़ अपने को दे। कौन? मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। तो मित्र, इनके पल्ले कुछ नहीं है, पल्ले नहीं दाने। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी है, तो इसलिए ये सारी बात हमको बतानी पड़ेगी। और दूसरा, ये लोग जातियों के बारे में कितना जहर उगलते हैं। अनुसूचित जाति की बात मैंने बताई आपको। ये हरियाणा के पंजाबी समाज के बारे में जो इन्होंने टिप्पणियां की हैं, मैं कभी बोला नहीं हूं इस विषय में। मैं इसलिए नहीं बोला, एक संवैधानिक तौर पर एक बंधन में बंधा हुआ था, मुझे जाति पाति में विश्वास नहीं है, मैं ऐसा हमेशा कहता रहा हूं। लेकिन चोट तो लगती है ना, आत्मसम्मान को ठेस तो लगती है। इनका ये पंजाबी जहां से आए वहीं भेज देंगे, मनोहर लाल को बिल में डाल देंगे। कहा ही नहीं, क्या नहीं कहा। तो इसका उनको एहसास कराने का अवसर कौन सा है? इनको एहसास कराने का मित्रों यही अवसर है। समाज के हर वर्ग को इकट्ठे होकर के इनके साथ मुकाबला करना है। और इनका अपना समाज कोई नहीं है, सिवाय स्वार्थ जगाने के वोट बैंक खड़ा करते हैं कि इस समाज को, इस जाति को वोट बैंक के नाते इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। अरे हम कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सारा समाज हमारा है। सारे समाज को जिसकी जरूरत ज्यादा है, जो पात्र है, सुविधाएं उसको मिलेंगी। जो योग्य है नौकरी में वो जाएगा, ताकि पढ़ाई करने में होड़ लग जाए। जब हमने ये मेरिट पर नौकरी देने की बात की तो हिसार का मुझे उदाहरण बताया गया, कितना सच है कितना झूठा मालूम नहीं, कि यहाँ एक लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी की बात थी आप लोगों को पता होगा,
कि उस लाइब्रेरी में 24 घंटे उनका टाइम के हिसाब से शिफ्टें तय होती थी कि आपको लाइब्रेरी में इतने बजे आना है। रात को 2 बजे भी नौजवान जो है पढ़ने वाले उस लाइब्रेरी में अपना टाइम बुक करा के जाते थे। ये मुझे हिसार की बात बताइए, आपको उधर से बताना। तो इसलिए पढ़ने वालों का शौक लग गया। हरियाणा का नौजवान, इसका भविष्य ये उज्जवल हो गया। तो मैं तो पुनः आपसे वही अपील करता हूं, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम अभी और है, 10 बजे पहले मैं समाप्त करना है, कि आप लोग अपना, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पास पड़ोस के लोग, काम करने वाले लोग, यानी 81,000 लोगों को तैयार करके भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर डॉक्टर कमल गुप्ता जी को जिताने का संकल्प में, यही बात आपसे कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जो मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या कहा, और अब क्या कहेंगे वो भी देखेंगे। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता जी को जय श्री राम, मनोहर लाल जी को जय श्री राम। माननीय हरियाणा के भारत के केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का हिसार में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने, और जैसा कि लोग मिल रहे हैं अभी भी। कमल गुप्ता जो है यहाँ के कैंडिडेट, वो भी साथ में है, और पंजाबी धर्मशाला हिसार में ये प्रोग्राम अभी हुआ है, जैसे कि देख पा रहे सीधी तस्वीरें। और अभी देख सकते तस्वीरें, सीधी तस्वीरें। बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो आपने देखी पंजाबी धर्मशाला हिसार से। और अभी फिलहाल जो है अगला जो अपील जो किया है उन्होंने, अपील जो किया था जो अंदर की तरफ है, और देख सकते हैं तस्वीरें जो लोग आए थे। और इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं इजाज़त लूँगा, लेकिन बता देता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं सरकार, केंद्र सरकार में, बीजेपी की सरकार आएगी दोबारा। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस है चोर। पक्की बात है। हम कह रहे दिल लगा के। कहाँ से, हिसार से हैं आप? हाँ जी, यही से मैं धर्मशाला का, यही से मैं। तो क्या लग रहा है दोबारा अभी किसका सरकार आएगा? बीजेपी की। कारण क्या रहेगा उसका? कारण क्या रहेगा, गरीबों के लिए बढ़िया काम करते हैं, पुल बनवा दिए, फोन भाई रोड बनवा दिए, सारा की में काम करवा दिए इनको। तो बढ़िया सरकार है। हाँ जी, हाँ जी। नाम क्या आपका? पवन। पवन। तो आपका मानना है कि कांग्रेस सरकार नहीं आएगी अब? नहीं आएगी, लड़ाई से फैला लड़ा। अच्छा, हाँ जी। और हिसार से कौन जीतेगा? हिसार से या तो सचिन दिल्ली या बीजेपी। अच्छा, आप तो बीजेपी के हो सपोर्टर? हाँ जी, आप तो बीजेपी के सपोर्टर हैं? हाँ बीजेपी आएगी, मैं बता रहा हूँ अपने। हाँ जी भाई, क्या कहेंगे? भाई साहब, पूरे हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, पूरा सैनी समाज फुल सपोर्ट में। तो क्या मानना है? 90% पूरा सैनी समाज एक तरफा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, बदल कांग्रेस तो दल बदले, इनके सैलरी कौन संभाल लगे उनसे तो कहाँ से ले आएंगे सरकार? नाम बताएं। मेरा नाम विकास सैनी। आप युवा हो, क्या लग रहा है आपको? माहौल देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? के सरकार में सरेआम लूटपाट, गुंडागर्दी, और 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए देके नौकरियां लगती थी यहाँ पे, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरियां लगती है। बोलो। तो आप खुश है बीजेपी से? बिल्कुल खुश है। और मेरा नाम कृष्ण ठाकुर है। अच्छा, क्या कहेंगे? हाँ जी बोलो। क्या कहेंगे
सरकार किसका आएगा अभी? सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। ये मेरा नाम मैं कृष्ण ठाकुर हूँ। ये नहीं कि वो सैनी समाज का है, सैनी समाज का है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसकी ही सरकार आनी चाहिए। हम उसके साथ हैं, ये नहीं कि जाति पात के नहीं, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं जी। तो मानते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी सर, इसमें दो राय है ही नहीं ना कोई। बीजेपी ने आप बताओ, ओबीसी का सीएम दिया है, ओबीसी 90% एक तरफा उतरेगा। अच्छा। सैनी समाज तो वैसे भी 90%। कांग्रेस तो बड़े बड़े दावे कर रही है। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो अपने घर नहीं संभाल सकती, दावा खुद का घर नहीं संभालना। सही बात है। उसका छोरा तो बेचारा क्या, उसकी लुगाई कौन संभालने लग रही उससे, क्या वो हमारे करेगा बात वो सही कह रहे हैं भाई। बीजेपी के ना आने का कोई टक्कर में बता दो भाई, ये बंदा आपको लग रहा है कि टक्कर में बीजेपी नहीं है, एक तरफा बीजेपी है, एक तरफा ही आएगी भाई, कोई दो राय है नहीं इसमें। युवा किसके साथ जाने वाले? युवा बीजेपी के साथ जाएंगे। आप सैनी लाडला मुख्यमंत्री, अच्छा, लाडला मुख्यमंत्री हमारा, उसके लिए वही आएगा भाई साहब, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है मेरे भाई। युवा है और इनका विश्वास आप देख सकते हैं भाई। जिंदाबाद ने आप सैनी जिंदाबाद भाई। क्या बात है। और तस्वीरें देखी आपने पंजाबी धर्मशाला जो है राजगुरु मार्केट में वहाँ की, और ख़ास बात थी कि मनोहर लाल खट्टर ने एक अपील की है पंजाबी समाज से भी, खास करके कि भाई देखो जो चीज़ें चलती रहती है लेकिन वोट जो देना है सोच समझ के देना है। डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए उन्होंने एक स्पेशली तौर पे बताया कि ये बीजेपी की कैंडिडेट यही है, कोई अगर आपको भ्रामक प्रचार करे या बताए कि नहीं दूसरा है तो ना माने। और देख सकते हैं जो यहाँ पर वो प्रोग्राम था, लेकिन साफ तौर पे संदेश दे के गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ अभी मैं लूँगा इजाज़त, लेकिन फ़िलहाल कह सकते हैं एक शानदार प्रोग्राम यहाँ पर रहा और लोगों ने सुना है, जो मनोहर लाल खट्टर ने जो बोला उसको काफ़ी अच्छे से सुना भी है। कितना इसका असर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल समय ब्रेक का है, हम एक बार ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।